हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू लक्की एजुकेशन। और आज हम देखेंगे चैप्टर नंबर 2, सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी, क्लास 10th की इकोनॉमिक्स। और इसके हम शॉर्ट क्वेश्चन देखने वाले हैं। और अगर आपको ये चैप्टर पूरा पढ़ना है तो ये चैप्टर पूरा मैं बना चुका हूँ ऑलरेडी, आप चेक कर सकते हो। सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी लक्की एजुकेशन डाल के सर्च करना, पूरा चैप्टर मैंने पढ़ा रखा है, वहाँ पर आप वो भी देख सकते हो कंप्लीट, अगर आपको चैप्टर देखना है। ठीक है, तो फिलहाल शॉर्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। पहला ही क्वेश्चन है, विच सेक्टर इज नोन एज एग्रीकल्चर सेक्टर। एग्रीकल्चर सेक्टर किसको कहते हैं? तो प्राइमरी सेक्टर। फॉर योर काइंड ऑफ इन्फॉर्मेशन, इकोनॉमिक एक्टिविटीज के आधार पर, लेट मी टेल यू, इकोनॉमिक एक्टिविटीज के आधार पर 3 टाइप के सेक्टर होते हैं हमारे, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्सरी सेक्टर। ध्यान रखना, 3 सेक्टर का बार बार नाम आएगा, है ना। तो दूसरा, प्राइमरी सेक्टर का एग्जांपल दे, अगर कोई पूछ ले कि 2 एग्जांपल दीजिए, तो यहाँ पे कई सारे लिख दिए हमने, एग्रीकल्चर, डेयरी, फिशिंग, फॉरेस्ट्री, माइनिंग। ये किसका एग्जांपल है? प्राइमरी सेक्टर। खास बात ये, प्राइमरी सेक्टर में ज़्यादातर चीज़ें नेचर से कनेक्ट रहती हैं। किससे कनेक्ट रहती हैं? नेचर से कनेक्ट रहती हैं। नेचुरल रिसोर्सेज को यूज किया जाता है ना। विच सेक्टर इज एसोसिएटेड विद नेचर। नेचर से कौन सा सेक्टर एसोसिएटेड है? तो अभी मैंने बताया था, प्राइमरी सेक्टर। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को और क्या कहते हैं, या मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को किस नाम से जाना जाता है? सेकेंडरी सेक्टर। या हम कह सकते हैं सेकेंडरी सेक्टर को ही मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर या इंडस्ट्रियल सेक्टर के नाम से जाना जाता है। विच सेक्टर इज नोन एज सर्विस सेक्टर। सर्विस सेक्टर किसको कहते हैं? हम टर्सरी सेक्टर को। ठीक है, तो प्राइमरी सेक्टर को हम एग्रीकल्चर सेक्टर भी बोलते हैं, सेकेंडरी सेक्टर को हम इंडस्ट्रियल या मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बोलते हैं, और टर्सरी सेक्टर को हम सर्विस सेक्टर भी बोलते हैं। ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। टर्सरी सेक्टर के एग्जाम्पल, टीचिंग, मेडिकल, ट्रांसपोर्टेशन, टूरिज्म, कम्युनिकेशन, बैंकिंग, ये सारी चीज़ें। ठीक है, अब हम बात करेंगे गुड्स की। तो देखो, 2 प्रकार के यहाँ पे गुड्स की डेफिनेशन है, एक है फाइनल गुड्स और एक है इंटरमीडिएट गुड्स। ठीक है, तो मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। मान लो एक कार है ना। कार में यहाँ पे पहिए लगे हुए हैं। क्या लगे हुए हैं? पहिए। सपोज ये पहिए लगे हुए हैं, मैं ज़्यादा अच्छा तो ड्रॉ नहीं कर पा रहा हूँ। तो ये जो पहिया है ना, इसका ये पहिया जो है, टायर जो है, पूरा टायर ले लो, है ना। क्या ले लो? टायर। क्या अकेले टायर से कुछ हो सकता है क्या? कुछ नहीं हो सकता। कार कब बढ़िया, मतलब कार किसको कहेंगे? कार, आप देखो, कार में हजारों पार्ट्स होते हैं। ठीक है, हजारों पार्ट्स, ये हजारों पार्ट्स मिलके कार बनाते हैं ना। तो कार जो है, जिसको हम फाइनली मार्केट से खरीद के लाते हैं, तो वो तो डायरेक्टली हम पैसे देंगे और लेके आ जाएंगे ना, जितने भी लाख रुपए की हो, वो कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या अकेले टायर से या अकेली स्टेयरिंग को लेकर आप चला सकते हो क्या? नहीं चला सकते, है ना। तो जिस चीज़ को हम डायरेक्टली यूज कर रहे हैं, उसको तो हम बोलते हैं फाइनल गुड्स। मतलब डायरेक्टली लाए और उसको यूज करना स्टार्ट कर दिया, और उसमें आपने फर्दर कुछ भी प्रोसेसिंग नहीं की, कुछ भी ऐड नहीं किया। और ऐसे गुड्स जिनको फर्दर यूज किया जाता है, जिनका खुद का कोई यूज नहीं है, उनको हम क्या बोलते हैं? इंटरमीडिएट गुड्स। जैसे टायर क्या हो जाएगा यहाँ पे? इंटरमीडिएट गुड्स। देखो डेफिनेशन, द गुड्स विच आर डायरेक्टली यूज्ड बाई कंज्यूमर एंड नॉट प्रोसेस्ड फर्दर कॉल्ड फाइनल गुड्स। ऐसे गुड्स जिनको कंज्यूमर डायरेक्टली यूज करता है, फर्दर प्रोसेस नहीं करता है, उसको हम फाइनल गुड्स बोलते हैं। आप कपड़ा सिलवाते हो ना, कपड़े सिलवाए होंगे आपने ना, तो पहले दुकान से आप कपड़े खरीद के लाओगे वैसे, बिना सिले हुए, है ना। क्या उनको डायरेक्टली यूज कर सकते हैं? नहीं यूज कर सकते। तो जो कपड़ा लेके आओगे ना आप, 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, जितना भी आपके रिक्वायरमेंट है, उसको हम क्या बोलेंगे? इंटरमीडिएट गुड। फिर उसको आप टेलर पे ले जाओगे, टेलर से अपना नाप आप दोगे, मेजरमेंट, और टेलर उसको आपको दे देगा बना के रेडी करके। फिर जो आप पैंट शर्ट जो भी पहनोगे, वो आपका क्या कहलाएगा? फाइनल गुड। समझ गए ना? बहुत सिंपल है ना। तो द गुड्स दैट आर यूज्ड फॉर फर्दर प्रोडक्शन कॉल्ड इंटरमीडिएट गुड्स। जीडीपी क्या होती है? किसी भी देश में एक साल के अंदर या एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर, ठीक है, जो टोटल वैल्यू है गुड्स एंड सर्विसेज की, उसकी टोटल वैल्यू को हम क्या बोलते हैं? जीडीपी। तो जीडीपी में हम प्राइमरी सेक्टर से भी ऐड करते हैं, सेकेंडरी को भी और टर्सरी सेक्टर को भी, है ना। आज की डेट में आपको मैं बता दूं, प्रेजेंट में इंडिया में सबसे ज़्यादा जो पैसा आ रहा है ना, वो जीडीपी में वो टर्सरी सेक्टर से आ रहा है। अपना जो टर्सरी सेक्टर या सर्विस सेक्टर है, इसका कॉन्ट्रीब्यूशन सबसे ज़्यादा है। विच सेक्टर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट ड्यूरिंग इनिशियल स्टेज ऑफ डेवलपमेंट। कोई भी देश जब शुरू में डेवलपमेंट करना स्टार्ट करता है, तो शुरू में वहाँ पे प्राइमरी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन ज़्यादा रहता है। फिर धीरे धीरे ग्रो करेगा, फिर सेकेंडरी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन, फिर और ग्रो करेगा टर्सरी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन। जो आज की डेट में जो डेवलप्ड कंट्री है, वहाँ पे टर्सरी का कंट्रीब्यूशन ज़्यादा है। मगर जब भी कोई भी देश स्टार्ट करेगा, डेवलपमेंट का स्टेज स्टार्ट करेगा, तो सबसे पहले प्राइमरी में लोग जुड़े रहते हैं। फिर जैसे जैसे एजुकेशन आती है, डेवलपमेंट होता है सेकेंडरी, फिर टर्सरी। इन विच सेक्टर देयर इज ए शिफ्ट फ्रॉम सेकेंडरी सेक्टर इन पास्ट 100 ईयर्स इन डेवलप्ड कंट्रीज। तो पिछले 100 सालों में सेकेंडरी सेक्टर से लोग कहाँ शिफ्ट कर रहे हैं डेवलप्ड कंट्रीज में? तो वो है टर्सरी सेक्टर। एट प्रेजेंट विच सेक्टर हैज हाईएस्ट कंट्रीब्यूशन इन नेशनल इकोनॉमी। अभी मैंने आपको बताया था, जीडीपी में सबसे ज़्यादा जो कंट्रीब्यूशन है वो आपका है टर्सरी सेक्टर का। अंडर
एम्प्लॉयमेंट क्या है, देखो अनएम्प्लॉयमेंट नहीं पूछ रहा है, अंडर एम्प्लॉयमेंट। अंडर एम्प्लॉयमेंट का मतलब है जब किसी व्यक्ति को हम यूटिलाइज करें, जब या किसी व्यक्ति को जॉब मिले तो उसको अपनी स्किल्स के आधार पर जॉब ना मिले, उसमें जितनी क्षमता है उसके आधार पर जॉब ना मिले, उसमें क्षमता ज़्यादा है मगर काम उस क्षमता का वो कम यूज कर रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं, अंडर एम्प्लॉयमेंट। मान लो किसी व्यक्ति ने बीटेक किया हुआ है, बीटेक किया हुआ है तो वो मतलब इंजीनियर है, इंजीनियर बनने लायक है ना। अगर आप उससे कहेंगे भैया चलो आप पेंटिंग कर लो, है ना, या आप मतलब चलो ईंट उठा के रख दो, मजदूरी कर लो, या आप झाड़ू लगा दो, या कोई मतलब छोटा मोटा काम दे दिया, तो यार उसकी कैपेसिटी तो बहुत ज़्यादा है, उसके पास स्किल्स ज़्यादा है और वो स्किल्स का यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा है प्रॉपरली, तो वो जॉब तो कर रहा है मगर उसको हम क्या बोलेंगे, अंडर एम्प्लॉयड। तो अगर किसी व्यक्ति को उसके पोटेंशियल के हिसाब से काम ना मिले और उसको लो वेजेज का जॉब मिले, लो स्किल्स का जॉब मिले, उसको हम बोलते हैं अंडर एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। प्राइमरी सेक्टर को एग्रीकल्चर या रिलेटेड सेक्टर क्यों कहते हैं, क्योंकि प्राइमरी सेक्टर में आपको देखने को मिलेगा ज़्यादातर जो नेचुरल प्रोडक्ट्स हैं, ज़्यादातर जो नेचुरल प्रोडक्ट्स हैं वो आते हैं कहाँ से, एग्रीकल्चर, डेयरी, फिशिंग, फॉरेस्ट्री, इसके लिए इसलिए इसको हम बोलते हैं एग्रीकल्चर और रिलेटेड सेक्टर। इन विच सेक्टर नेचुरल प्रोडक्ट्स आर चेंज इनटू अदर फॉर्म्स थ्रू वे ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, किस सेक्टर में नेचुरल प्रोडक्ट को अदर फॉर्म में बदल दिया जाता है मैन्युफैक्चरिंग के थ्रू, तो वो है आपका सेकेंडरी सेक्टर। तो सेकेंडरी सेक्टर में क्या होता है, रॉ मटेरियल आएगा, उसकी प्रोसेसिंग होगी, फिनिश प्रोडक्ट बन जाएगा, तो ये कहाँ पे होता है, सेकेंडरी सेक्टर में। नरेगा कब बना था एक्ट, नरेगा वाला एक्ट, नरेगा वाला एक्ट बना था 2005 में। नरेगा की स्पेलिंग सही कर लेना, NENREGA, ओके। नरेगा पे शॉर्ट नोट, देखो नरेगा इंपॉर्टेंट है तो मैं नरेगा एक ही बार में सारा बता देता हूँ, ठीक है। नरेगा, इसमें राइट टू वर्क भी है ना। तो नरेगा की फुल फॉर्म थी पहले नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, इसको बनाया गया था 2005 में। और फिर इसमें उस समय प्रधानमंत्री ने जो थे अपने डॉक्टर मनमोहन सिंह, उन्होंने इसको फिर लॉन्च किया था 2 फरवरी 2006 को, है ना। बाद में इसका नाम चेंज हो जाता है मनरेगा। मनरेगा का फुल फॉर्म क्या है, महात्मा गांधी जुड़ जाता है बस, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। इसकी खास बात देखें तो ये गांव में जो गरीब लोग हैं उसको मतलब ये टारगेट करता है, गरीब लोगों को, ताकि उनको कुछ इनकम मिले। 100 दिन की यहाँ पे वेज एम्प्लॉयमेंट की जिम्मेदारी है, 100 दिन का मतलब काम मिलेगा ही मिलेगा एक साल के अंदर। 625 डिस्ट्रिक्ट्स में इसको लॉन्च किया गया है, ठीक है। इस एक्ट को हम राइट टू वर्क भी कहते हैं, क्योंकि 100 दिन की मिनिमम गारंटी है, राइट टू वर्क यहाँ पे मिला हुआ है। अगर आप नरेगा से जुड़ गए तो 100 दिन का काम मिलेगा ही मिलेगा, है ना। और गवर्नमेंट अगर ऐसा करने में फेल हो जाती है तो गवर्नमेंट फिर उनको अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस देगी लोगों को, ठीक है। व्हाट इज द मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ पब्लिक सेक्टर, पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, 2 प्रकार के सेक्टर होते हैं। प्राइवेट जो किसी इंडिविजुअल का होता है, कंपनी, कोई प्राइवेट कंपनी किसी इंडिविजुअल की, जैसे जियो कंपनी है ना, रिलायंस प्राइवेट है, अडानी है ना, तो ये कैसी है, प्राइवेट है। तो बहुत सारी कंपनी है, प्राइवेट कंपनी है, हीरो है, प्राइवेट कंपनी है, ठीक है। और टोयोटो प्राइवेट कंपनी है, सैमसंग प्राइवेट कंपनी है, एप्पल प्राइवेट कंपनी है। तो किसी इंडिविजुअल की होती है तो उसको हम प्राइवेट कंपनी बोलते हैं। मगर कुछ, जैसे आपको नाम दूँ मैं, इसरो सरकारी कंपनी है, DRDO सरकारी कंपनी है, इंडियन रेलवे सरकारी कंपनी है, ठीक है। तो क्या ऑब्जेक्टिव होता है पब्लिक सेक्टर, पब्लिक सेक्टर मतलब जो सरकार की जो कंपनी होती है उसका ऑब्जेक्टिव रहता है सोशल वेलफेयर करना, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का फ़ायदा पहुँचाना, ठीक है। जबकि प्राइवेट सेक्टर का क्या मेन ऑब्जेक्टिव रहता है, प्राइवेट सेक्टर का मेन ऑब्जेक्टिव रहता है प्रॉफिट अर्न करना, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाओ, है ना। इन विच सेक्टर ओनरशिप ऑफ एसेट्स एंड सर्विसेज आर अंडर गवर्नमेंट, किस सेक्टर में जो ओनरशिप है असेट्स की, मतलब संपत्ति की, सर्विसेज की, वो सरकार के कंट्रोल में होती है, वो है पब्लिक सेक्टर। ऑर्गेनाइज सेक्टर क्या होता है, ऑर्गेनाइज सेक्टर वो होता है जहाँ पर आपका एम्प्लॉयमेंट रेगुलर होता है, वर्किंग आवर फिक्स होते हैं, लिमिटेड होते हैं, और गवर्नमेंट की रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो की जाती हैं, उसको हम बोलते हैं ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, ठीक है। जैसे आप कोई व्यक्ति गवर्नमेंट जॉब लग जाता है तो उसको हम क्या बोलेंगे, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइज सेक्टर बोलेंगे। या कोई कंपनी में जॉब करता है जहाँ पे मतलब उसकी वर्किंग आवर फिक्स है, मंथली सैलरी मिलती है, फिक्स टाइम होता है काम करने का, उसको बहुत सारे सर्विसेज मिलती है, तो उसको भी हम क्या बोलेंगे, ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही। और अभी तक आपने लकी एजुकेशन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें, ताकि आप लगातार हमसे जुड़े रहें और बी द पार्ट ऑफ लकी एजुकेशन फैमिली, लकी एजुकेशन फैमिली का पार्ट बने। वीडियो को लाइक करें, वीडियो को साथ के साथ में अपने मित्रों के साथ शेयर करें, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कनेक्ट करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की हम हेल्प कर सकें। सो थैंक यू सो मच।